जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आप सबसे पहले तो एक बयान सुनिए जो राहुल गांधी ने दिया है। और इस बयान में वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं एक पब्लिक रैली में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अगर हमारी सरकार नहीं आई तो इस देश में दंगे होंगे, तो इस देश में इतने राइट्स होंगे, इतनी आग लगेगी कि फिर किसी से संभाले नहीं संभलेगी। एक फियर, कहते हैं ना, एक डर दिखा करके वोट लेने की कोशिश है। ये डर के पीछे की क्या कहानी है और राहुल गांधी ने क्यों बयान दिया है, इसकी सबकी पोल पटरी खोलूंगा मैं। और राहुल गांधी को आईना भी दिखाऊंगा और उनके इतिहास, उनकी पार्टी के इतिहास, उनके परिवार के इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा आप ये वीडियो सुने। मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। सुना आपने दोस्तों, ये बता रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, यानी कि अगर हमारी सरकार नहीं आई, वो जो कहना चाहते हैं कि अगर मुझे वोट नहीं दिया, अगर हमारी सरकार नहीं आई तो इस देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस देश में हर एक चीज जलेगी, इस देश में हर एक इंसान का घर जलेगा, इस देश में पूरी आग लगेगी और उसका खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। सबसे बड़ी बात आप ये सोचें कि राहुल गांधी ने इस समय पे ये बयान क्यों दिया है। आखिरी चरण की वोटिंग बची है। अब डूबते को तिनके का सहारा कि शायद इस आखिरी चरण में कुछ 25-30 सीटें मैं आगे पीछे कर लूं, डरा धमका के ही कर लूं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पागल हो गए, तो जी नहीं, राहुल गांधी पागल नहीं हुए। राहुल गांधी अपनी औकात पे आ गए हैं, अपने परिवार की औकात पे आ गए। जो उनके परिवार का इतिहास है, उस इतिहास की औकात पे आ गए। क्यों आ गए हैं? अगर आप इतिहास उठा के देखें, आपने हमेशा सुनते होंगे 2002 के गुजरात दंगे, 2002 के गुजरात दंगे। 2002 से लेकर के 2024 तक आपने दंगे के नाम पे 2002 के अलावा कोई दंगा नहीं सुना होगा इस देश में। इस देश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है। दंगा 75-80 साल में आजाद भारत में दंगा सिर्फ एक हुआ है, वो 2002 का दंगा है, और कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन क्या ये हकीकत है? क्या 2002 से भी बड़े दंगे हुए हैं? क्या इस देश में 2002 से भी डबल साइज के, डबल कैजुअलिटीज के, ट्रिपल कैजुअलिटीज के भी दंगे हुए हैं? जी हाँ, हुए इस देश में दंगे। और क्या वो सारे भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए हैं, इनके शासन में हुए हैं? नहीं, सारे कांग्रेस के राज में, या 2-4 ऐसे हैं जो इनके इंडी अलायंस के जो आप मेंबर हैं, जिनके साथ ये बैठ के मटन खाते हैं, जिनके साथ बैठ करके फिश खाते हैं और उनसे उनकी रेसिपी समझते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, उनके राज में हुए हैं। कौन कौन से दंगे हैं ये? क्योंकि बात गुजरात की ही हो रही है तो गुजरात से ही शुरू कर लेते हैं। 1969 में अहमदाबाद में, गुजरात में दंगा होता है और लगभग 2002 के जो दंगे हुए थे उससे डबल कैजुअलिटी होती है उन दंगों में। लेकिन क्या आपने कभी 1969 के उन दंगों का नाम सुना है गुजरात के, जिसमें 2002 के दंगों से ज्यादा लोग मरे थे? नहीं सुना होगा। कांग्रेस के राज में हुआ। 1989 में भागलपुर में दंगे होते हैं, लगभग उतनी ही कैजुअलिटी होती है जितनी गुजरात दंगों में हुई। कांग्रेस की सरकार थी। क्या आपने कभी सुना है उस दंगे के बारे में कि भागलपुर में भी एक दंगा हुआ था गुजरात के साइज का? नहीं सुना होगा। 1990 में कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ दंगे होते हैं। कई लाख हिंदू विस्थापित हो जाते हैं और कितने हजारों जो है मार दिए जाते हैं, कितनी महिलाओं का बलात्कार होता है। उसके ऊपर तो फिल्म भी बन चुकी है, मैं उसके अंदर बहुत सारे डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या इस देश की मीडिया ने कभी कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हुई थी और उनके खिलाफ जो दंगे हुए थे, कभी उसको 2002 से बड़ा दंगा बताने की कोशिश की? जबकि वो उससे कई 100 गुना, कई हजार गुना बड़ा दंगा था। उसकी विभत्सता उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। लेकिन क्या आपने सुना है? नहीं सुना होगा। वो भी कांग्रेस के राज में हुआ। 1992 में बॉम्बे में दंगे हुए, तब बॉम्बे था, अब मुंबई है। 1992 में जब वहां दंगे हुए, वहां पे भी हजारों लोग मरे थे, हजारों लोगों की प्रॉपर्टियां जली थी। हिंदू मुसलमान सबने उसका दंश झेला था। क्या आपने कभी 1992 के दंगों को सुना है कि वो उससे बड़े दंगे थे, 2002 से बड़े दंगे? नहीं। 2012 में आसाम में दंगे हुए थे। इसी 2012 में आसाम में दंगे हुए थे।
1.5 लाख लोग विस्थापित हुए थे। कितने? 1.5 लाख। और कितने हजारों मारे गए थे। क्या आपने कभी 2012 के दंगों का नाम सुना है? आसाम के दंगों का? आज आसाम में अगर 2-4 लोग भी किसी राइट जैसी सिचुएशन में, आपसी विवाद में या सांप्रदायिक हिंसा में अगर 2-4 लोग मर जाएं तो इस देश से लेकर के वॉशिंगटन तक आपको और कुछ नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि इस समय आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है, वो बीजेपी की सरकार है। तो वहां पे तो होंगे जो दंगे, वो 4 लोग भी 4000 के बराबर होंगे। लेकिन 2012 में कांग्रेस सरकार थी, कोई बात नहीं है। 1.5 लाख लोग विस्थापित हो गए, कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, खाप पंचायत आई थी, आप उस समय सोशल मीडिया आ चुका था, आपको पता होगा। वो दंगे किसके राज में हुए? अखिलेश यादव के राज में हुए। और आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, उनका नेतृत्व गांधी नेहरू परिवार सेक्युलर लोग हैं। तो आपको ऐसा लगता है वो सिर्फ हिंदू या मुसलमान के खिलाफ दंगे करते हैं, तो आपकी गलतफहमी है। वो सिखों और ईसाइयों के खिलाफ भी करते हैं। वो अपनी सत्ता के लिए किसी के भी खिलाफ हिंसा कर सकते हैं, वो किसी के भी खिलाफ दंगे कर सकते हैं। 1984 के दंगे किसके खिलाफ थे? क्या 1984 के दंगे से बड़ा दंगा था 2002 का? नहीं। 2002 के दंगों में जितने भी आरोपी थे उनमें से ज्यादातर जेल गए। भाजपा की सरकार ने उन्हें जेल भेजा, मुकदमा चलाया, जेल भेजा। 1984 के जो दंगों के दोषी थे उनको कांग्रेस की सरकार ने अपनी कैबिनेट में बिठाया, उनको मंत्री बनाया, उनको सांसद बनाया, उनको दिल्ली कांग्रेस कमेटी का चेयरमैन बनाया, उनको अलग अलग पद दिए। जगदीश टाइटलर हो, चाहे सज्जन कुमार हो, चाहे कमलनाथ हो, कमलनाथ को तो अभी मुख्यमंत्री बनाया था मध्य प्रदेश में। यह कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। दंगा इनके डीएनए में है। अपनी सत्ता के लिए ये देश का विभाजन भी करवा लेंगे, देश को तोड़ भी देंगे। उसमें जो देश का विभाजन हुआ उसमें कितने हजारों लाखों लोग सांप्रदायिक हिंसा में मरे, किसी को पता है? जरा जाएं दिल्ली के उन इलाकों में, जाएं बनारस के उन इलाकों में, जाएं कानपुर के उन इलाकों में, जाएं उन शहरों के उन इलाकों में जहां पे ये विस्थापित समुदाय के लोग रहते हैं। जो कोई सिंध से आया है छोड़ करके, और कोई पंजाब से आया है, कोई खैबर पख्तूनख्वा से आया है, कोई बलूचिस्तान से आया है और यहाँ पे अपनी जान बचा के रह रहा है। अपना सब कुछ, अपनी हजारों साल पुरानी जमीनें छोड़ के आया पाकिस्तान में, अपनी हजारों साल पुरानी विरासत छोड़ के आया, अपने बाप पुरखों की कमाई हुई इज्जत शोहरत सब कुछ छोड़ करके यहां पर भिखारियों की तरह, विस्थापितों की तरह रेफ्यूजी कैंप्स में रहा और अपना भविष्य बनाया। और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने अभी 2 दिन पहले क्या बोला कि लाल कृष्ण आडवाणी तो खुद पाकिस्तानी है, वो तो पाकिस्तान से आया, वो कब से भारतीय हो गया? उनको क्या साथ दे रहा है? पाकिस्तानी तो वो है। अच्छा, ममता बनर्जी कह रही हैं कि आडवाणी जी पाकिस्तानी है, आके बस गए इंडिया में, है ना। घर अपना दिखा रहे थे जब थे उप प्रधानमंत्री था। तो ये मुंह पे तमाचा सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी के नहीं था, ये तमाचा हर उस भारतीय के मुंह पे था जो 1947 में या 1947 में पाकिस्तान से छोड़ करके, अपनी जान बचा करके, अपनी इज्जत बचा करके भारत आया और यहाँ पे आकर के उसने अपना एक भविष्य बनाया, अपना एक मुकाम बनाया, यहाँ पे मेहनत की, यहाँ पे बिजनेस किया। जरा कोशिश करके देखें, आज आप में से या ये कांग्रेस के परिवार में से या इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, इनके जो वोटर हैं या सपोर्टर हैं या इनके जो पत्रकार हैं, दलाल, उन सबको मैं चैलेंज करता हूं, आज इनको इनके घर से निकाल दिया जाए और दूसरे शहर में भेज दिया जाए। देश तो बहुत दूर की बात है। और यह कह दिया जाए कि अब तुम वापस नहीं आ सकते इस शहर में, और तुम्हारी संपत्ति भी हमारी है, तुम्हारा पैसा भी हमारा है, तुम्हारा सब कुछ हमारा है। ये अपने जीवन का नव निर्माण करके दिखाए। मुझे उपहास उड़ाते हैं। पहले उन बेचारों को उनके घर से निकलवाया, अंग्रेजों के साथ मिलकर, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के इस देश का बंटवारा कराया, क्योंकि कुर्सी प्यारी थी, सत्ता प्यारी थी। एक परिवार को, एक व्यक्ति को सत्ता चाहिए थी। और उसी का नाती और उसी का परनाती आज खड़ा होकर के क्या कहता है कि अगर हमको वोट नहीं दिया तो इस देश में आग लगेगी। तुम्हारी औकात नहीं है राहुल गांधी, तुम्हारी औकात नहीं है इस देश का बंटवारा दोबारा कराने की। इस तरह की जो तुम धमकियां दे रहे हो, ये धमकियां किसी और को दो। वो भारत कुछ और था, उस भारत के निर्णय किसी और के हाथ में थे। इस भारत का निर्णय इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो करेगा, इसका भविष्य का निर्णय वो करेगा। तुम और तुम्हारा परिवार नहीं करेगा। तुमको ऐसे ही 50 सीटों पर ला करके नहीं समेटा इस देश ने। और जिस भाषा में और जिस शैली में तुम बात कर रहे हो, ये तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा दिमागी दिवालियापन दिखा रहा है कि तुम्हें अभी भी एहसास नहीं है कि तुम्हारी पार्टी की सत्ता जा चुकी है, तुम्हारे दिन लग चुके हैं, तुम्हारा परिवार अब इस देश में किसी लायक नहीं रह गया है। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ दंगे करवा सकते हो।
और उन दंगों से ये देश टूट जाएगा, ये सोचना, ये समझना तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है और ये सबसे बड़ी भूल होगी तुम्हारी, और तुम्हारी राजनीति को दफन करने का काम करेगी ये जो भाषण तुम दे रहे हो। इस देश का समाज, इस देश का हिंदू जाग चुका है। वो सुषुप्तावस्था में हो सकता है, वो बेवकूफ नहीं है, उसने बेवकूफ बनना बंद कर दिया है। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने, तुम्हारी दादी ने, तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे नाना ने, तुम्हारे परनाना ने बहुत नुकसान कर लिया। तुम्हारे जो गिने चुने टुटपुजिए रह गए हैं अलग अलग राज्यों में, कुछ दिन में ये भी खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत ही भारत का भविष्य है। उज्जवल भारत का भविष्य कांग्रेस मुक्त ही हो सकता है। सत्ता में ना रहने की आदत नहीं है तो आदत डाल लो। ये भाग के अमेरिका में जाना, भाग के यूके में जाना और वहां जाकर के भाषण देना कि माई बाप आ जाओ वापस, क्योंकि सत्ता तो उनसे ही ली थी, सत्ता उनकी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे ली थी, उनकी ही शर्तों पे ली थी, तो आज भाग भाग के वहां पहुंचे रह रहे हैं। कभी चाइनीज एम्बेसी भाग के जाते हो, कभी इंग्लैंड जाते हो, कभी अमेरिका जाते हो, इनमें से कोई सत्ता में वापस नहीं ला सकता। कितना भी सोशल मीडिया मैनिपुलेशन करा लो, कुछ भी करा लो, वापसी संभव नहीं है, वापसी संभव नहीं है। MI6, CIA या चाइनीज एम्बेसी तुम्हें वापस नहीं ला सकती। उनकी भी तकलीफें हम समझते हैं, उनकी भी बड़ी तकलीफें हैं कि जब अमेरिका ईरान पे सैंक्शन लगाता है तो मोदी उससे तेल क्यों खरीदता है मना करने के बावजूद। जब अमेरिका रूस के ऊपर सैंक्शन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, तो भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्यों खरीदता है, रूस से अपने हथियार क्यों खरीदता है, उनके साथ जो है असॉल्ट राइफल बनाने की फैक्ट्री क्यों लगाता है, उनसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्यों खरीदता है। यूक्रेन के वॉर के समय उनसे तेल खरीद करके और उसको रिफाइन करके यूरोप के देशों में कैसे बेच रहा है, समझ में आता है हमें। वो परेशान है, वो तकलीफ में है। उनकी तकलीफ तुम्हारी तकलीफ हो सकती है, इस देश की तकलीफ नहीं है। इस देश की तकलीफ उस व्यक्ति की तकलीफ है जो इस देश की प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठा है। वो कहता है सीना ठोक करके कि मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा झगड़ा किससे है, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारे देश की जनता को सस्ता पेट्रोल कैसे मिलेगा, सस्ता डीजल कैसे मिलेगा। मेरा सरोकार इस बात से है कि मेरे देश का हित किसमें है। मेरा सरोकार इस बात से है कि मेरे देश में तुम्हारे देश से 5 गुना ज्यादा जनता रहती है। 145 करोड़ 142 करोड़ लोग रहते हैं, तुमको 30 करोड़ लोग का पेट पालना है, मुझे 140 करोड़ लोगों का हित देखना है। मेरे लिए मेरी वो जनता मैटर करती है, मुझे 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना है। तुम्हारे लिए गांधी नेहरू परिवार के लिए एक कुर्सी होगी, जो कुर्सी तुमसे नहीं छोड़ी जाती। उस कुर्सी के लिए तुम इस देश को 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 10, 12 हिस्सों में तोड़ सकते हो, वो तुम तोड़ सकते हो। लेकिन इस देश ने अब टूटना बंद कर दिया है। इस देश का समाज तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारी पार्टी को तोड़ देगा, तुम्हारी विरासत को तोड़ देगा, लेकिन ये देश अब नहीं टूटने वाला है। 1947 के बाद इस देश में कभी भी कोई बंटवारा नहीं हुआ। इस देश का साइज सिर्फ बड़ा हुआ है। 47 में भले ही इस देश में मणिपुर जैसे और बाकी जैसे राज्य न रहे हों, लेकिन आज के इस देश में 1947 का जो भारत था, आज का भारत उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। लैंड मास में भारत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम भारत की सीमाओं को छोटा कर दोगे अपनी सत्ता के लिए, अपनी लोलुपता के लिए। और ये जो तुम्हारे चरण चुंबक पत्रकार बन के घूमते रहते हैं और तुम्हारी तारीफें करते रहते हैं और तुम्हारे सद्गुण बता रहे होते हैं, ये जनता को नहीं समझ में आते। ये भी तुम्हारी गलतफहमी है। जनता इन सब को जानती है। जनता तुम्हें भी जानती है, तुम्हारे इन चाटुकारों को भी जानते हैं, तुम्हारे इन चरण चुंबकों को भी जानती है, जो कभी पत्रकार बने होते हैं, कभी एक्टिविस्ट बने होते हैं। गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। और ये जो ब्लैकमेलिंग, पाकिस्तान से समर्थन, मैं आप सभी देखने वालों से कहता हूं, ये जरा वीडियो देखें। ये फवाद चौधरी का वीडियो है। इसने वीडियो बयान जारी करके अपील की है इस देश में कि आप सब लोग मिल करके राहुल गांधी को वोट दें, आप कांग्रेस पार्टी को वोट दें, आप इंडी अलायंस को वोट दें। ये ISI का बंदा आज इमरान खान की पार्टी में था। ये आज इमरान खान खुद जेल के अंदर है। इमरान खान के सारे लॉयलिस्ट, उसके सारे वफादार जेल के अंदर है। उनको जमानत नहीं मिल रही, एक पे एक केस लदे जा रहा है और ये खुलेआम घूम रहा है। ये मंत्री था इमरान खान की गवर्नमेंट में और ये निकल करके बयान दे रहा है। ये फ्री क्यों है? क्योंकि ISI से डील की है। ये जहां से सांसद है पाकिस्तान में, उस शहर का नाम झेलम है। झेलम सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट ग्राउंड है पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान आर्मी सबसे ज्यादा जवान झेलम डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। मार्शल बेल्ट कही जाती है वहां पे। वो कितने मार्शल है नहीं है वो हम 71 में भी देख चुके हैं, 65 में भी देख चुके हैं, कारगिल में भी देख चुके हैं। आज का हमारा वो मसला नहीं है। वहां से ये सांसद बनता है, वहां से इलेक्शन लड़ता है, ISI का बंदा है। और इमरान खान जेल में और ये बाहर खुलेआम घूम रहा है और एयर कंडीशन में बैठ के पॉडकास्ट करता है, लोगों को इंटरव्यूज देता है और वीडियो बयान जारी करके कह रहा है कि जो है राहुल गांधी को वोट दीजिए। क्या बयान है, जरा सुनिए। कश्मीर हो या हिंदुस्तान के अंदर बाकी जो मुसलमान हो, इस वक्त जिस किस्म की
कट्टरपंथी आइडियोलॉजी का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के जुल्म और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, वहां की जो बाकी मिनॉरिटीज जिस किस्म की इस वक्त हालात का सामना कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं। और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तभी बेहतर हो सकते हैं जब एक्सट्रीमिज्म जो है वो कम होगा, पाकिस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेके नफरत नहीं है, लेकिन वहां पे बीजेपी और आरएसएस की जो एक इत्तेहाद है, जो अलायंस है, वो पाकिस्तान को लेके नफरत पैदा कर रहा है, मुसलमानों को लेके नफरत पैदा कर रहा है। और हमारा ये फर्ज है कि हम इस नफरत के जो इस आइडियोलॉजी के जो कर्ता धर्ता है उनको शिकस्त दें। और उसी के लिए मैं ये समझता हूं कि भारत का वोटर बेवकूफ नहीं है। ये जो कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी की हमायत कर रहे हैं, तो जनाब वोटर में आपका ख्याल है कि इंडियन वोटर बेवकूफ है, जिसको उसको नहीं पता कि उसका फायदा किस में है। इंडियन वोटर का फायदा इसमें है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर के ऊपर आगे बढ़े। और इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है उसको शिकस्त होना, इलेक्शन हारना बहुत जरूरी है। और जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभ कामनाएं जो हैं वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि कट्टरपंथियों को हरा सकें। तो राहुल गांधी, आपको अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना कोई नहीं बता सकता, और ये लास्ट पनौती थी। अगर फवाद चौधरी जैसे डब्बू ने अगर आपको सपोर्ट दे दिया है तो उसका मतलब है आप चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि 2-4 वोट जो आपको मिलने थे वो डब्बू के कहने से और कट गए आपके। मुबारक हो, बधाई हो। और जहां तक बात है इस देश को तोड़ने की, आग लगाने की, दंगे कराने की, तो करा के एक बार देख लो। पता है मुझे, होंगे। मैंने तो ट्वीट किया हुआ था, मैंने तो आज से 4 दिन पहले ट्वीट किया था कि भाई मोदी गवर्नमेंट आएगी तो इस देश में दंगे होंगे, शाहीन बाग जैसे दंगे होंगे, और दंगे होंगे, बिकॉज MI6 को और CIA को तो नहीं पसंद, तो वो इंटरनेट का यूज करेंगे, अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, रेडिकल ग्रुप्स का इस्तेमाल करेंगे, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस करेंगे, ग्रे जोन ऑपरेशंस करेंगे, शाहीन बाग, कन्हैया लाल, इस तरह इस जैसे पता नहीं कितने इस देश में नए नए किसान आंदोलन जैसे मूवमेंट खड़े किए जाएंगे। लेकिन इस देश ने शाहीन बाग को भी झेल लिया है, किसान आंदोलन भी झेल लिया है, और तुम्हारे जैसे ऐसे 2-4 और 10 भी झेल लेगा। तुम्हारी गलतफहमी है ये कि इस तरह के दंगों से, इस तरह के आंदोलनों से इस देश का जो साहस है वो टूट जाएगा, या इस देश की जो जनता है वो टूट जाएगी। उसका समर्थन जो मौजूदा सरकार है उसके लिए बढ़ेगा ही, क्योंकि तुम अपनी हकीकत दिखा रहे होगे। ये अमेरिका में बैठे, यूके में बैठे जो तुम्हारे दोस्त हैं, ये अपनी औकात दिखा रहे होंगे, और इस देश की जनता को दिख रहा होगा कि ये कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है। और अगर ये सारे मोदी के विरोध में हैं तो कहीं ना कहीं मोदी इस देश के लिए, मोदी इस देश के हित में है। और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 2-4 साल, 5 साल ही और हैं। उसके बाद जो अगला आ रहा है वो इतना बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो बहुत लिबरल आदमी है, इसको तो राइट विंग वाले गाली देते हैं। हकीकत बता रहा हूँ, अल्ट्रा राइट विंग वाले मोदी को गाली देते हैं कि ये हिंदुत्ववादी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। कहते ये तो सेक्युलर आदमी है। अरे ये तो खाली ड्रामा करता है हिंदुत्ववादी होने का। इसके बाद जो आएगा ना उसका ताप झेल नहीं पाओगे। जितनी मौज मस्ती करनी कर लो, अभी के बाद मौका नहीं मिलेगा। मालूम है ना यूपी में दंगा करने वालों के साथ क्या होता है? चौराहे पे फोटो लगाई जाती हैं, घर कुर्की होता है ढोल बजा करके, पूरे गली मोहल्ले को बुला के बेइज्जत करते हैं। याद है ना? लोग थाने पहुंच करके पैसा लेते हैं, डीएम ऑफिस में पहुंच जाते हैं पहले ही कि साहब पैसा ले लो, हमारा लड़का जो है गाड़ी जला दिया। अरे साहब पैसा ले लो, हमारा लड़का ये दंगा कर दिया था, साहब पैसा ले लो। अब यहाँ पे उस यूपी में, जिस यूपी में हर रोज एवरी डे, चाहे अखिलेश की सरकार हो चाहे मायावती की सरकार हो, हर रोज 3 छोटे बड़े दंगे हर रोज होते थे। इमेजिन कीजिए आप, इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 2 से 3 छोटे बड़े दंगे हर रोज होते थे। उस उत्तर प्रदेश में दंगे होने ही बंद हो गए। और तुम बात कर रहे हो कि इस देश में आग लगेगी, इस देश में दंगे होंगे। उत्तर प्रदेश में तो नहीं होंगे। बाकी जहां जहां तुम्हारी सरकारें हैं वहां वहां जो तुम कर सकते हो कर लेना। जो तुमको वोट देते हैं वो खुद भुगतेंगे। और आप सभी देखने वालों के साथ में एक डेटा साझा करता हूं। पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर का डेटा है, ये ऑथेंटिक डेटा है। और मैं आपको बताऊंगा और आप विश्वास कर लेंगे इस बात पे कि कांग्रेस पार्टी एक्चुअली में एक लिबरल, एक सेक्युलर पार्टी है। एक ऐसी पार्टी है जो किसी में कोई भेदभाव नहीं करती, सब जगह बराबर से काम करती है।
पिछले 50 साल में इस देश में जो बड़े स्केल के, बड़े स्तर के, जो सबसे बड़े जो दंगे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, कैजुअलिटीज होती हैं, 2-4 लोगों के मरने वाला डेटा नहीं है, लार्ज स्केल राइट्स, बड़े लेवल पे जो दंगे हुए हैं उनका डेटा है कि पिछले 50 साल में इस तरह के करीब 58 राइट्स हुए हैं, दंगे हुए हैं इस देश में, जिसमें से कि 10 दंगे साउथ इंडिया में हुए हैं, 12 ईस्टर्न इंडिया में हुए हैं यानी पूर्वी भारत में, 16 वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी भारत में हुए हैं, और 20 नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तरी भारत में हुए हैं। 58 मेजर राइट्स हुए हैं इस देश में पिछले 50 साल में, और इन दंगों में 12,282 लोग मारे गए, जिसमें से कि 597 साउथ इंडिया से, 597 साउथ इंडिया से, 3,426 वेस्ट इंडिया से, 3,581 ईस्ट इंडिया से, और 5,224 नॉर्थ इंडिया से थे। और ये जितने भी दंगे हुए हैं, इन दंगों में 95% राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। जहां जहां ये दंगे हुए, जिन जिन राज्यों में, अगर मैं राज्यों के हिसाब से अगर डेटा आप चाहेंगे मैं आपको वो भी ब्रेक करके दे दूंगा, और ये जो सारे दंगे हुए हैं इनमें से 95% राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस के नाक के नीचे, कांग्रेस के दिशा निर्देशन में ये सारे दंगे हुए थे। और उन 5% जो बाकी के 5% है उसमें गुजरात भी है, ऐसा नहीं कि उसमें गुजरात नहीं है, लेकिन उस 5% का हिस्सा है। 95% दंगे कांग्रेस या ये इंडिया अलायंस वालों के राज्य में हुए हैं। कभी सुना है आपने? नहीं सुना होगा। मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा डेटा, राज्य वाइज लगाया है मैंने, कहाँ कहाँ कांग्रेस सरकारें हैं, कौन कौन मुख्यमंत्री था और कौन कौन इंडिया अलायंस वाले मुख्यमंत्री थे, और तब वो किस किस पार्टी में थे, सारा डेटा है उसमें। और आखिर में आप सभी सिर्फ इतना कहूँगा, सजग रहिए, जागृत रहिए, वोट ज़रूर दीजिए और अपना फ़र्ज़ निभाइए, वरना इस देश में आग लगाने वालों की कमी नहीं है। अगर मुख्य विपक्षी दल में शीर्ष नेतृत्व में ही जा कर के अगर एक दंगाई बैठ जाए, दंगे की मानसिकता वाला ब्लैकमेलर बैठ जाए, तो इस देश का भविष्य जो है उज्जवल बनाने के लिए फिर आपको, हमको, सबको मेहनत करनी पड़ती है। फिर सिर्फ एक व्यक्ति या सिर्फ एक समूह के मेहनत करने से, किसी एक पार्टी के मेहनत करने से, कि सिर्फ किसी एक संस्था के मेहनत करने से काम नहीं चलता है। तो आप अपना दायित्व ज़रूर निभाएं, घर से निकलें, वोट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।